हेलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग, वॉइस क्लियर है? बताएंगे सभी लोग। वॉइस क्लियर है सभी को? ओके, चलिए गुड मॉर्निंग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग ने कहां तक पढ़ लिया था, या लास्ट क्लास में हम कहां पर चल रहे थे। तो लास्ट क्लास पर हम लोग बात कर रहे थे एनालिसिस और डिजाइन में क्या फर्क होता है उसके बारे में। तो कभी भी डिजाइन करने के पहले क्या चीज थॉट हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए कि एक अप्रोच हम मानेंगे और उस अप्रोच को रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे टारगेट रिजल्ट ना आ जाए। वो अप्रोच क्या हो सकती है? अप्रोच कुड बी अ मैथड, एक तरीका हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है। वो मैथड अलग अलग तरह की हो सकती है, अलग अलग तरह की मैथड, किसी की कुछ और कंसेप्ट है, किसी की कुछ और कंसेप्ट है। ओवरऑल डिजाइन का जो मोटिव है दैट इज सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी। तो ये क्राइटेरिया यदि फुलफिल करने वाली जो भी मेथड है उस मेथड को यूज कर सकते हैं, भले उन तीनों के जो कंसेप्ट ऑफ डिजाइनिंग हो वो अलग हो या चारों के। तो हमारे पास पर तीन तरह की मेथड थी, WSM, ULM एंड LSM। हमने LSM मेथड को माना कि चलो भाई हम उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे डिजाइन करते हो। तो LSM मेथड ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हो तो मेरी पूरी शर्तें माननी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी शर्तें मानते हैं। क्या है तुम्हारी शर्तें, क्या है तुम्हारा अजम्पशन? So on that basis we had studied yet about the assumption. और क्या थे assumption? First assumption था plane section remain plane before and after bending. That means what it means? It means the strain behavior of a beam before or after bending should be linear. The strain behavior should be linear. The second assumption was there. दूसरा assumption था वहां पर, वो था the maximum strain in the outermost fiber of the concrete in compression zone shall not be more than 0.0035. 0.0035 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या हमने अज्यूम कर लिया कि मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगी दैट इज 0.0035 ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन जोन, नॉट इन टेंशन जोन. सो इफ समवन आस्क यू अबाउट what could be the strain at the tension zone, what could be the maximum strain in the tension zone, क्या आप उसे कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उसको मैं जब assumption खत्म होंगे then I will discuss that. Third assumption was there, the relationship between compressive stress and strain. कैसा था? The relationship between compressive stress and stress कोई specific था या नहीं था? Is that specific or not? बताएंगे? गुड मॉर्निंग। जो मुझसे भी लेट आए उनको नहीं आना चाहिए। मैं सबसे लेट आ सकता हूं, आप लोग नहीं आ सकते। एकदम तैयार रहना है सुबह सुबह। उनकी तरफ से कोई गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून नहीं। हाँ, हाँ डिस्कस करूंगा ना सुदीप, क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे नाम भी याद है तुम्हारा कि तुम्हें थोड़ा डाउट आया था उसमें। सो आई वाज डिस्कसिंग कि जो रिलेशनशिप होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंक्रीट में, कंप्रेशन में क्या होगा, मींस द शेप ऑफ द कर्व कुड बी एनीथिंग, कुछ भी शेप हो सकता है। तो सर मतलब यूज कौन सा करेंगे? कोई भी कर लो। मतलब क्या मतलब टारगेट कर्व नहीं है, बिहेवियर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देन सर टारगेट क्या है? टारगेट है स्ट्रेंथ। आपकी डिजायरेबल स्ट्रेंथ मिल गई ना तो कर्व कोई भी चलेगी। डिजायरेबल स्ट्रेंथ मिल गई और नहीं मिली तो कोई भी जो अच्छी कर्व भी लगती है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। सो वी आर नॉट कर्व स्पेसिफिक, वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट कर्व। हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते, हम प्राथमिकता नहीं देते हैं किसे? कर्व को। हम किसे देते हैं? स्ट्रेंथ को, कि कंक्रीट की जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उतनी मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्लियर है बात? नाउ इसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था
इसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था, एक मिनट, हाँ जी, इसके बाद फिर हमने बात किया था कर्व के बारे में। तो हम बात करते हैं assume stress strain relationship of concrete in compression assumed, है ना। assumed कर्व के बारे में बात करते हैं। क्या थी assumed कर्व? It was something like that. तो यहां पर हम देखते हैं, तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगी कंक्रीट की वो कितनी होगी भाई? सर मैक्सिमम स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया था, दैट इज 0.0035। क्या पढ़ लिया था हमने? स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाया हमने। इट इज द अज्यूम्ड कर्व। एक्चुअल में ऐसे नहीं मिल रही है, पर हमने अज्यूम किया। कुछ तो अज्यूम कर कर बात करें कि हम कुछ एक कर्व के बेसिस पर तो हम हमारा एनालिसिस कर कर बताए, डिजाइन कर कर बताए कि भाई देखो ऐसी कर्व रहती ना तो ऐसे डिजाइन करते हैं, आपकी जो आएगी आप कर लेना। गेटिंग माय पॉइंट? हम ऐसी कर्व पर डिजाइन कर रहे हैं, आपकी जैसी कर्व आए वैसे कर लेना। क्लियर है? तो ये अज्यूम किया लिमिट स्टेट मेथड ने। उसने कहा कि आपके पास पर कि बिहेवियर जो है आपको वो पैराबोलिक नेचर का देखने को मिलता है। क्या कहा आपको? पैराबोलिक नेचर का देखने को मिलता है। कब तक? जब तक स्ट्रेन आपके पास पर प्रूफ स्ट्रेन पर ना पहुंच जाए। ये अज्यूम्ड बिहेवियर है। और जैसे 0.002 के पास पहुंच जाता है तो पैराबोलिक की जगह इट कुड बी लुक लाइक अ रेक्टेंगल, है ना। इसके बाद ये रेक्टेंगल की तरह दिखता है। क्लियर है? यहां पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको मिल रही है, यहां पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रही है दैट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है भाई सुदीप? 6.7 FCK, 0.67 FCK। लेकिन हम बात करते हैं IS 456-2000 के बेसिस पर, जिसने एक अजम्पशन और मान रखा है, इसके बाद ही मैं लिखवाने वाला हूं, दैट इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कॉन्क्रीट एंड द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली। मतलब उन्होंने कॉन्क्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 मान लिया। अब यदि 1.5 मान लिया तो फिर क्या करेंगे? इससे कम हो जाएगी। 0.67 डिवाइडेड बाय हाउ मच? मतलब ये डेटा कितना है? यहां तक की स्ट्रेस कितनी है? यहां तक की स्ट्रेस कितनी है सर? यहां तक की स्ट्रेस है 0.67 FCK। ठीक है? उन्होंने कहा कि नहीं इतनी नहीं है, थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कुछ इस तरह से। सो ये कर्व हो जाएगी।
और ये कर्व हो जाती है आपके पास पर, देन दिस वैल्यू विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5, दैट इज 0.45 FCK। मतलब यहां पर जो स्ट्रेस मिल रही है आपको वो कितनी मिल रही है आपको यहां पर, इस पॉइंट पर 0.45 FCK। क्लियर है? सो दिस इज द आइडियल कर्व। यहां पर भी मैं बात करता हूं, तो इट इज लुकिंग लाइक पैराबोलिक। It's look like parabolic and it is looking like rectangular। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है सभी को यहां तक? सुमित कुमार सर ये कर्व तो एज पर कोड है 0.45 लेंगे, इस पर कोड नहीं है। तो वही तो लिखा हूं मैंने, क्या लिखा हूं मैंने, फिर बताएंगे। कोड के अकॉर्डिंग, कोड में दोनों चीज़ें लिखी हुई है सुमित कुमार, कोड में ना ये भी लिख रखा है और ये भी लिख रखा है, लेकिन ये जो है ये अजम्पशन बेस्ड है ना। सो दिस इज एज पर, this is as per Allison and this is a structural। इसका भी क्लॉज मैंने बताया था आपको 17.4.1, ये भी कोड में लिखा हुआ है, ये भी कोड में, लेकिन ये अजम्पशन है एलिसन का। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई सुदीप। चलिए, तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था। नाउ आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं फोर्थ अजम्पशन। फोर्थ अजम्पशन क्या है? फोर्थ अजम्पशन कह रहा है, फोर्थ अजम्पशन आपको कह रहा है द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर concrete and steel is taken as 1.5 and 1.15 रिस्पेक्टिवली। मतलब कंक्रीट की कितनी है 1.5 है, स्टील की कितनी है 1.15 है। क्लियर है बात? ओके। सो यहाँ से यदि मैं लिखूंगा, यहाँ से यदि मैं लिखता हूँ, इसी के बेसिस पर यदि मैं लिखता हूँ, क्या लिखोगे सर? मैं लिखता हूँ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो क्या हो जाएगा वो? इट विल बी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए लिखेंगे तो ऐसे ही। अब बात होती है कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस किसके अंदर चाहिए, कंक्रीट क्यूब का या कंक्रीट स्ट्रक्चर का। तो हम बात कर रहे हैं, हम हमेशा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट जब भी बोला जाएगा तो बाय डिफॉल्ट किसकी बात चलेगी, बाय डिफॉल्ट किसकी बात चलेगी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। किसकी, स्ट्रक्चरल। तो जब स्ट्रक्चरल की बात चलेगी तो स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है तो 0.67 एफसी के। तो उसी के बेसिस पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर लिख देंगे अपन 0.67 एफसी के on 1.5 that is 0.45 सी के। सेम यदि मैं बात करता हूं अब कंक्रीट की अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, लेकिन स्टील की एक जैसे ही होती है। तो स्टील में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। तो स्टील में बात करेंगे तो स्टील में फिर से वही लिखेंगे अपन, सेम यही। ओके, सेम यही लिखेंगे। तो स्टील में कैसे निकालेंगे, स्टील में कितना हो जाएगा इसका परमिसिबल स्ट्रेस जो होगी वो कितनी हो जाएगी भाई स्टील में, तो सर स्टील में हो जाएगी, स्टील में कितना लिखते हैं, स्टील में लिखेंगे अपन Fy अपॉन 1.15 दैट इज पॉइंट हाउ मच 875। क्लियर है। तो इतना आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है। तो ये है आपके पास पर स्ट्रेसेस जो आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में ये पूछा जाएगा ये कोडल प्रोविजन के बेसिस पर। आप कहोगे कि मैं इसको रट लूंगा और आंसर बन जाएगा, तो दे आर आस्किंग यू दिस वैल्यू, दे आर आस्किंग यू दिस वैल्यू, तो आपको पता रहना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कहां पर, इन स्ट्रक्चर के अंदर बात चल रही है। क्लियर है सभी को, हाँ जी सभी को क्लियर है। क्या बोल रहे हो भाई, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर देन स्टील, सच्ची पक्का कसम से, हाँ सही में, क्यों भाई संदेव, सही में ऐसा बोलोगे आप, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील, ऐसी बात करोगे आप। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट M25 का लेते हैं, कितना हो जाएगा 5000 रूट एफ सी के, रूट एफ सी के मतलब रूट एफ सी के ग्रेड ऑफ कंक्रीट 25 का रूट 5 कितना 25,000। ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं इसे क्या लिख सकता हूं मैं 2.5 इंटू 10⁴ लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं सर आप, है ना।
इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील कितना होता है भाई? 2 × 10⁵ यही होता है। कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है भाई? संदेव? स्टील है ना, ठीक है। तो ये कभी डाउट में नहीं आना। हाँ, अब आप बोल रहे थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, उसके बारे में करता हूं ना बात, अभी उसमें पहुंचा ही नहीं था। तो ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात कर लिया। देखा ये जा रहा है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर कि कंक्रीट की ज्यादा है, स्टील की कम है। कंक्रीट की ज्यादा है, स्टील की कम है। WSM में भी ऐसे ही देखा जाता था। इसका सीधा सा चीज है, याद रखना है आप लोग को कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का इसलिए ज्यादा है क्योंकि कंक्रीट जो है वो साइट पर प्रिपेयर किया जाता है विदाउट एनी मशीनरी, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कुछ भी नहीं। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय लेबर, लेबर भी बना सकते हैं इसे साइट पर। सो जब कोई चीज रफली बनाई जा रही है, बहुत ज्यादा मशीनरीज का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वहां पर क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बहुत ज्यादा अलग अलग वेरी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। क्लियर है बात? और वहीं पर उसी जगह पर यदि हम स्टील की बात करें तो स्टील मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्रीज पर विद इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, विद इन अ पर्टिकुलर सुपरविजन। दैट्स वाई स्टील की क्वालिटी डिग्रेड होगी, इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी हमने वहां पर एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है। दैट मीन्स इसको यदि कंक्लूड करें तो कोई आपसे पूछे कि भाई स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम और कंक्रीट की ज्यादा क्यों होती है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आप बताएंगे कि सर स्टील जो होता है वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड होता है तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छे मिलने की चांसेस ज्यादा होती है, और एज कंपेयर टू यदि कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट साइट पर प्रिपेयर होता है तो उसमें आपके पास पर इंप्यूरिटीज होने के चांसेस भी होते हैं और उसके अच्छी क्वालिटी के ना होने के चांसेस बने हुए रहते हैं। दैट्स वाई प्रिकॉशन के लिए हम उसका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेते हैं। आपने कहा कि सर मैंने तो आरएमसी प्लांट से बुलवाया है, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है वहां से बुलाया है, वहां पर तो प्रॉपर सुपरविजन सब कुछ था, लेकिन आईएएस कोड क्या करे बेचारा, उसको नहीं पता है ना कि आप बुलाओगे। आप आईएएस कोड को फोटो भेजो, चिट्ठी भेजो, सब करो, वो आईएएस कोड कहेगा कि एक बार करोगे अगले बार नहीं करोगे। आप पर भरोसा, आप सिविल इंजीनियर हो। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया मैंने तो मान लिया 1.5, अब आप यदि अच्छी ग्रेड का कंक्रीट, अच्छी मतलब आरएमसी प्लांट से कंक्रीट बुलाओगे ना तो वहां हो सकता है आपको 1.1 भी ले लोगे तो काम चल जाएगा। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहां 1.1 भी ले लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको आईएस 456-2000 कह रहा है कि 1.5 यदि मैं दे रहा हूं और आपको वहां पर रिक्वायरमेंट 1.1 की है तो आप तो बहुत सेफ हो गए, आप बहुत ज्यादा सेफ हो गए। आप कहोगे सर मैं तो अनइकोनॉमिकल हो रहा हूं, तो कहेगा आपको इतना पैसा बचा के लेकर कहां जाओगे, कहां ले जाओगे आप इतना पैसा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखें कि सेफ्टी प्राइमरी है ना, इकोनॉमी सेकेंडरी और इवन से टर्शरी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन, फिफ्थ अजम्पशन क्या बोलता है? फिफ्थ अजम्पशन वो बोलता है दी टेंसाइल strength of concrete is neglected। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो रहता है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा मीनिंग समझते हैं। सर मतलब प्रैक्टिकली देगा या थ्योरेटिकली देगा? प्रैक्टिकली तो हर मटेरियल को जो बिहेव करना वो ऐसा करेगा ही। हमने मान रखा है कि एक कंक्रीट तुम कुछ नहीं करोगे, कंक्रीट ने कहा ठीक है नहीं करूंगा, अरे उससे जो करना हो तो करेगा ही ना। प्रैक्टिकली हमने माना है कि कंक्रीट कुछ नहीं कर रहा है ना। चलिए तो मीनिंग क्या है आपके पास? और मीनिंग है इसका ऑल दी टेंशन इज carried by
reinforcement itself. जितना भी टेंशन है वो कौन ले रहा है आपके पास पर? रेनफोर्समेंट ले रहा है. कंक्रीट को हमने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका मतलब ये होता है. क्लियर है? नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि उसे टेंशन में यदि कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं है, कंक्रीट को यदि नेग्लेक्ट कर रहे तो कौन लेगा फिर वहां पर टेंशन में रेजिस्टेंस कौन देगा? तो ऑल द टेंशन इज कैरिड बाय स्टील. वेयर एवर, जहां कहीं भी होगा टेंशन आएगा वो स्टील ही लेगा, कंक्रीट नहीं लेगा. इस चीज को याद रखना है. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट. इस पॉइंट का ये मतलब हुआ. अब इस पॉइंट के साथ मैं एक और चीज के बारे में बात करता हूं. जैसे मैंने स्ट्रेन के बारे में बात किया था, है ना, याद है? अभी स्ट्रेन के बारे में बात किया था. चलिए तो अब बात करते हैं कितनी स्ट्रेस लगेगी स्टील की, स्टील की स्ट्रेस कितनी लगेगी. तो यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखें. नीड ऑफ रेनफोर्समेंट, नीड ऑफ रेनफोर्समेंट, इसी के अंदर के बारे में बात कर रहा हूं. अब आप कहोगे कि सर हमने जहां पढ़ा है या जहां जैसा पढ़ा है वहां पर तो इन सब चीज के बारे में डिस्कस नहीं हुआ. जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो फिर लगता है डिस्कस कर ही लेते थे, है ना. तो देखो यहां पर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा. हाँ, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट. टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट के बारे में बात किया जाए तो कितना देखा जाता है? 0.7 रूट एफ सी के. कितना होता है? 0.7 रूट एफ सी के होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट. कितना होता है भाई? सर वो होता है 5000 रूट, है ना. दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज इलास्टिक मॉडुलस. सो स्ट्रेन इन कंक्रीट अंडर टेंशन. तो टेंशन पर कितना स्ट्रेन आएगा कंक्रीट के अंदर निकाला जा सकता है? अरे भाई निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? निकाल सकते हैं सर. कैसे निकाल लोगे? सर स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक मॉडुलस दैट इज स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक मॉडुलस दैट इज स्ट्रेन. हाँ भाई सरफराज निकाल सकते हैं. कैंसिल आउट हुआ, इसको सॉल्व किया, कितना आ रहा है? 2.4 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है क्या? सॉल्व कर बताओ मुझे, स्ट्रेन इतना आ रहा है क्या? अरे बाबा सॉल्व कर बताओ ना, इतना स्ट्रेन आ रहा है क्या? वन 1.4 आ रहा है. हाँ 2.4 गया, 1.4 आ रहा है. ठीक है. 1.4 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है. इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि सर जब भी बॉटम में, कहां पर भैया देख लो, डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा समझ लो. सर जब भी ऐसा क्रैक आएगा बॉटम में, रप्चर आएगा, तब जब भी आएगा तो यहां पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा सर, स्ट्रेस, जो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस आपको कंक्रीट ऑफर कर सकता है दैट इज 0.7 रूट एफ सी. एज यू ऑल नो कि स्ट्रेस जो है वो बाद में आता है, पहले क्या आता है? स्ट्रेन. तो इस जगह पर कितना स्ट्रेन आया होगा जब इतना स्ट्रेस आपको मिला? तो सर स्ट्रेन कितना आया होगा? स्ट्रेन इतना आया होगा 1.4 इंटू 10⁻⁻4. अब ये अजम्पशन कहता है कि कंक्रीट स्ट्रेस ऑफर नहीं करेगा. कहता है कि नहीं पॉइंट? हाँ नहीं करेगा सर. बोल रहा है कहां नहीं करेगा? टेंशन में नहीं करेगा. और सर यदि कंक्रीट ये स्ट्रेस को ऑफर नहीं करेगा, यदि कंक्रीट इस स्ट्रेस को ऑफर नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अरे बाबा कौन करेगा बताओ? सरफराज, वैभव,
संदेव, सुदीप, अंकित, सुमित, बताओ भाई कौन करेगा? सर स्टील करेगा, रेनफोर्समेंट करेगा। आ रही बात समझ में? तो कम से कम इतनी स्ट्रेन और इससे ज्यादा आने वाली सभी स्ट्रेन को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? रेनफोर्समेंट की है। ये हमारे कहने का मतलब है। क्लियर है बात? तो हमारे कहने का मतलब समझ में आया आप लोग को भाई, कि हमारा ये जो पॉइंट है ना वो ये कह रहा है। अब सर ये पॉइंट ने ये कहा, माना हमने कि ये पॉइंट कह रहा है ठीक है, तो इसी के बाद हम एक और पॉइंट भी ऐड करते हैं इसमें। क्या पॉइंट ऐड करते हैं यहां पर हम ऐड करते हैं अब कि कितना स्टील में स्ट्रेस रहेगा। सो यहां पर लिखते हैं स्ट्रेन कैरीड बाय स्टील। स्टील कितना स्ट्रेन कैरी करेगा भाई, बताएंगे कितना? सर 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना ही करेगा, इतना ही करेगा। अरे क्या रिपीट, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है भाई? सरफराज क्या रिपीट करना है इसमें? क्या समझने वाली बात है और क्या नहीं समझने वाली बात है? क्या बोला मैंने कहा अभी भैया कि ये जो है आपके पास पर ये मिनिमम स्ट्रेन निकाला है आपने। जब इतनी स्ट्रेस आएगी कंक्रीट में, कंक्रीट ज्यादा से ज्यादा इतना स्ट्रेस दे सकता है टेंशन से। आप और लोड लगाओगे तो फेल ही हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस देगा ही नहीं। और लोड लगाओगे कंक्रीट पर तो कंक्रीट बॉटम से इससे ज्यादा तो स्ट्रेस ऑफर कर नहीं सकता, फेल ही हो जाएगा। लेकिन हम तो और लोड लगाने वाले हैं ना, मतलब हम तो बॉटम से इससे ज्यादा स्ट्रेस चाहते हैं ना, मतलब हम बॉटम में इस स्ट्रेन से ज्यादा स्ट्रेन लेकर आएंगे ना। तो हम स्टील से कहते हैं कि भैया कम से कम इतना स्ट्रेन तो रोकना ही है, इससे ज्यादा स्ट्रेन भी रोकना है आपको। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम लोड ज्यादा लगाएंगे फ्यूचर में। तो हमने कहा स्टील से कि देखो कम से कम तुम्हें इतना स्ट्रेन रोकना है। स्टील ने कहा ठीक है साहब हो जाएगा। हमने कहा चलो हो जाएगा, बोले हाँ साहब हो जाएगा। हमने कहा कि तुम्हारा इलास्टिक मॉडुलस क्या है? बोले सर इलास्टिक मॉडुलस के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है मेरे बारे में। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है भाई सुदीप? 2 इंटू 10⁵ मेगापास्कल। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड इन स्टील। स्टील को कम से कम कितनी स्ट्रेस रोकनी पड़ेगी? सर ये रहा स्ट्रेन और ये रहा इलास्टिक मॉडुलस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁵, दैट इज 28 मेगापास्कल। आ रहा है क्या 28 मेगापास्कल? आ रहा है क्या भाई? निकालो 28 मेगापास्कल। आ रहा है अंकित कुमार? तो अंकित कुमार, सुमित, सरफराज, अयान, जीत, ये बात समझ आ रही है? सर ये क्या बताया आपने? मैंने ये बताया है कि कंक्रीट बॉटम में जब भी अपन लोड लगाएंगे बीम में, तो बीम में कंप्रेशन में भी स्ट्रेस आएगी, टेंशन में भी स्ट्रेस आएगी। तो कंप्रेशन में आएगी इतनी स्ट्रेस 0.7√FC के, और कंक्रीट का जो यदि इलास्टिक मॉडुलस के बारे में बात करो तो दिस इज इलास्टिक मॉडुलस। और हमें पता है कि पहले स्ट्रेन आता है फिर स्ट्रेस आता है। तो हमने सोचा जब ये स्ट्रेस आया था तो उस टाइम स्ट्रेन कितना था, हमने निकाल लिया 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर हमने कहा कि ये स्ट्रेन तो कंक्रीट रोकेगा नहीं एज पर दिस पॉइंट। एज पर दिस पॉइंट यदि ये स्ट्रेन को कंक्रीट नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? तो इसको रोकेगा कौन? स्टील। तो हमने पूछा कि स्टील जो हम लगा रहे हैं उसमें कम से कम कितना स्ट्रेस होना चाहिए, कम से कम उसे कितना स्ट्रेस को रोकना पड़ेगा।
तो हमने पूछा कि भाई यही जो स्ट्रेन था ये स्टील रोकेगा 1.4, कम से कम इतनी स्ट्रेन तो रोक नहीं है, और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर ये निकाल लिया कि स्टील के अंदर कम से कम कितनी स्ट्रेस प्रेजेंट रहनी चाहिए, वो है 28 मेगापास्कल। यदि इससे कम हुई तो बीम जो है वो टेंशन से फेल कर जाएगी, यदि इससे ज्यादा हुई तो हम और लोड लगा सकेंगे, टेंशन से फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? समझ आई ये बात सभी को? सभी को समझ आई बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए छठवां अजम्पशन देखते हैं और लास्ट अजम्पशन देखते हैं। सिक्स्थ अजम्पशन है the maximum strain in reinforcement shall not be less than 0.002 plus 0.87, या इसकी जगह मैं ऐसा लिखता हूँ इसको Fy upon 1.15 ES। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो पॉइंट को पढ़े, मैक्सिमम स्ट्रेन इन रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, मतलब पहली बात तो क्वेश्चन जो बनेंगे पहले उस बेसिस पर, फिर पॉइंट को डिस्कस करता हूं। इसका कहने का मतलब क्या है? पहले तो जो टर्म्स लिखे हैं उससे तो समझे। स्ट्रेन इन स्टील, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको पता रहना चाहिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। चलिए, अब एग्जाम में ना सेम यही क्वेश्चन आया है, कईयों बार आया है ना। ऑप्शन में ऐसी कुछ ऑप्शंस देखने को मिलती है कि एज पर IAS 456 अजम्पशन स्ट्रेन इन स्टील रिलेट, स्ट्रेन इन स्टील रिलेट किस पॉइंट को करता है? तो देखो क्या लिखा है अपन ने, मैक्सिमम स्ट्रेन इन रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन रेनफोर्समेंट या स्टील में, है ना। और यहां पर मैं खासकर इसको लिख देता हूं, कहां किसकी बात चल रही है? ये चल रही है टेंशन, क्योंकि कंप्रेशन में थोड़ा सा अलग रिलेशन है, इसलिए टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए। ये क्या बता रहा है कि रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेन आएगा वो इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये पॉइंट करेक्ट है इनकरेक्ट है? ये पॉइंट है इनकरेक्ट, ठीक है। अजम्पशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनकरेक्ट है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? स्ट्रेन इन स्टील नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो सर वही बात हो गई, लेस होना चाहिए, ये भी गलत। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है ग्रेटर देन होना चाहिए। हाँ सर सही बात है, ये तो सही होता दिख रहा है, लेकिन Fy/ES नहीं, Fy/1.15 ES होना चाहिए लिखा हुआ है, ये भी गलत, क्योंकि यहां पर 1.15 नहीं है, यहां से सही है। फिर ये क्या कह रहा है
ये कह रहा है आपको कि स्ट्रेन इन स्टील शेल नॉट बी लेस देन, ये लेस देन नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू को कैंसिल कर रहा है, मतलब लेस नहीं होना चाहिए। इधर पर ये भी सही, करेक्ट पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, स्टील के अंदर पर जो स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेन आएगा, वो ज्यादा आना चाहिए, किससे, इससे, सेम पॉइंट, ये भी करेक्ट है। क्लियर है सभी को? अरे सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ये नीचे वाले में क्या दिक्कत थी, ये भी करेक्ट है कि नहीं? फोर्थ वन, नॉट लेस देन कहने का मतलब है ग्रेटर देन। ओके बस फोर्थ वाले में इसको मैं हटा देता हूं, ज्यादा करेक्ट होगा। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, यदि फोर्थ वाले में इसको हटाता हूं, ये क्या बोल रहा है फोर्थ वाला बोल रहा है कि स्ट्रेन जो स्टील में होगा वो 0.002 प्लस FY अपॉन 1.15 ES से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, शेल नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट सही है क्या? नहीं सही है, कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, तो ये आपको समझ में आने चाहिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है ना। अब हम बात करते हैं इसकी, हमें ये बोला क्या जा रहा है, ये समझ गए? इसको रब कर दूं, ये वाला पार्ट इसको हटा दूं, समझ गए ये? अरे मैथमेटिकल सिंबल है यार, ये तो समझ में आ गए होगा आपको। तो कर्व के रिस्पेक्ट में बात करूं मैं, तो आपको बोला जा रहा है कि जो कर्व है कुछ ऐसी कर्व बोला जा रहा है। तो ऐसी कर्व के साथ आपको क्या बोला जा रहा है कि कर्व ऐसी बन रही है ना। हमने जो कौन सा रेनफोर्समेंट लिया है, हमने लिया है HYSD। मैं भी HYSD के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि यहां पर जो स्ट्रेन आ रही है आपको, इस पॉइंट पर जो स्ट्रेन आ रहा है, कितना आ रहा है इस पॉइंट पर स्ट्रेन? सर यहां से यहां तक तो है, कितना है 0.002 प्लस उसके बाद हो जाएगा FY अपॉन ES। तो यहां पर हो जाएगा सर, इस पॉइंट पर हो जाएगा 0.002 प्लस FY अपॉन ES, लेकिन हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ले रहे हैं तो 1.15। तो सर ये कह रहे हैं कि इससे कम स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, स्ट्रेन हमेशा इससे ज्यादा आना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, वो कह रहा है कि कम से कम इतनी स्ट्रेस तो मिलनी चाहिए। कितनी स्ट्रेस? FY अपॉन 1.15, जिसको 0.87 FY भी बोल सकते हैं। इतनी स्ट्रेस तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद यदि देखा जाए और इसके पहले देखा जाए तो क्या देखने को मिल रहा है, इसके पहले क्या देखने को मिल रहा है और इसके बाद में क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है भाई? सर यहां पर देखा जा रहा है स्ट्रेन का क्या है, डोमिनेशन है, स्ट्रेन का ही प्रभुत्व है इस एरिया में, और यहां पर किसका है? स्ट्रेस डोमिनेशन है। मतलब सर इतना स्ट्रेन यदि स्ट्रक्चर में आ जाता है ना, तो उसके बाद सिर्फ स्ट्रेन ही स्ट्रेन आएगा, मतलब उसके बाद फेलियर ही फेलियर होगा, और उसके बाद स्ट्रक्चर में आपको डक्टाइल फेलियर दिखता ही चला जाएगा, दिखता ही चला जाएगा, दिखता ही चला जाएगा। आ रही है बात समझ में?
क्या बोल रहे हो भाई? अरे बाबा देखो, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग ही था वो भी, लेकिन वहां पर यदि अपन बात करते हैं सेम यही चीज तो थी, लेकिन वहां पर अपन ने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लिया था, अभी ले लिया जो लिमिट स्टेट मेथड बोलती है। आ रही बात समझ में? तो लिमिट स्टेट मेथड ये बोलती है, तो लिमिट स्टेट मेथड के साथ जब अपन कोडल प्रोविजन को लेंगे तो ऐसा लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर से मैं बात कर रहा हूं कि यदि इतना स्ट्रेन आ गया या इससे कम आया, इससे कम स्ट्रेन आएगा ना, तो स्ट्रक्चर में ना स्टील कहां लगा हुआ है? बीम के बाहर चिपकाया, बीम के अंदर है। कॉलम के बाहर चिपकाया, कॉलम के अंदर है। सर वो तो अंदर है, अब उसके अंदर फेलियर हो रहा है नहीं हो रहा कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा कि कम से कम इतना स्ट्रेन तो आ ही जाए, कुछ भी हो इतना स्ट्रेन आ जाए। इससे ज्यादा भी आने में हमें कोई परहेज नहीं है, हम तो चाहते हैं यहां तक का स्ट्रेन आए, यहां तक का स्ट्रेन आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि स्ट्रेन हमेशा इसी रीजन में रहे, इसी रीजन में रहे। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि आपको स्ट्रेन का डोमिनेशन मिलेगा। स्ट्रेन का डोमिनेशन होगा तो सर क्या होगा? स्ट्रेन का डोमिनेशन होगा तो आपका स्टील जो है वो अपना फेलियर शो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रेन ही स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस तो मिल ही नहीं रहा है। तो स्टील में एक डोमिनेशन देखने को मिल रहा है स्ट्रेन का, और यहां पर जो डिफॉर्मेशन जो देखने को मिलेगा वो डक्टाइल डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। तो डक्टाइल डिफॉर्मेशन मिलेगा तो स्टील अंदर ही अंदर मुड़ेगा, तो कंक्रीट को भी साथ में मुड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड है, और दोनों के बीच में बॉन्ड है तो कंक्रीट भी साथ में मुड़ने लगेगा। तो हमें विजुअल होगा, अरे भाई ये कंक्रीट मुड़ रहा है, कंक्रीट तो मुड़ता ही नहीं है, ये कंक्रीट मुड़ रहा है मतलब स्टील मुड़ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर में डक्टाइल फेलियर स्टार्ट हो गया है। और ये हमको एक वार्निंग मिलती है, एक नोटिस मिलता है पहले प्रायर बिल्डिंग के फेलियर के। आ रही है बात समझ में? अरे बाबू आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? हाँ सर, अभी तो हम सर यस लिख ही देते हैं, कल एक बार रिपीट लिख देंगे, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा ध्यान से समझो, जिसको समझ नहीं आया थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये बीम है, ठीक है, इस बीम के अंदर पर लगे हुए हैं रेनफोर्समेंट, जो यहां से देखने पर ऐसे दिख रहे हैं, ऊपर भी है, ठीक है। अब इन रेनफोर्समेंट का फेलियर होगा तो बाहर तक दिखना भी चाहिए, दिखना चाहिए ना, चलिए दिखना चाहिए, पहली बात। तो इन रेनफोर्समेंट के अंदर पहली बात, यदि ये रेनफोर्समेंट के अंदर स्ट्रेन ज्यादा आएगा तो ये फेल कहलाएंगे। इसका फेलियर का नेचर होता है डक्टाइल फेलियर, तो ये डिफॉर्म होना स्टार्ट करेंगे। ये जब डिफॉर्म करेंगे तो इसके साथ में चिपके हुए मटेरियल को भी डिफॉर्म कराएंगे। कैसे? जैसे वो खुद हो रहे हैं। साथ वाला मटेरियल कैसे भी फेल होना चाहता हो, ये कहेगा कि नहीं पहले मैं जैसा फेल करा रहा हूं पहले वैसे हो। तो इसका फेलियर का तरीका कैसा होता है? डक्टाइल नेचर का। तो ये क्या करने लगेगा? ये मुड़ने लगेगा, तो बीम भी आपकी ऐसी मुड़ने लगेगी, ऐसी मुड़ने लगेगी आपकी बीम। कब मुड़ेगी आपकी बीम? जब ये स्टील ऐसा फेल करेगा। कैसा फेल करेगा? ऐसा। मतलब सर स्टील में स्ट्रेन जो आया है वो नॉन रिकवरेबल है क्या? हां बिल्कुल नॉन रिकवरेबल है। मतलब सर ये इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आया क्या? हां बिल्कुल इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है। मतलब सर यहां का जो स्ट्रेन है क्या वो यील्डिंग पॉइंट को आगे क्रॉस कर गया? हां भाई यील्डिंग पॉइंट को आगे क्रॉस कर गया। अच्छा सर, मतलब सर ये शेप तो सर हमारे लिए अच्छा है, कभी हम घर में बैठे और हमारी बीम ऐसे बेंड करते हुए दिखने को मिल रही है तो हमें लगेगा कि बिल्डिंग फेल होने वाली, हम बिल्डिंग से चले जाएंगे। और इसकी जगह यदि बीम सडनली बीच में से टूट जाती है तो सर हमें एस्केप करने का टाइम ही नहीं मिलेगा।
तो हमारी बिल्डिंग में हमेशा पहले कौन फेल करना चाहिए? हमारी बिल्डिंग में हमेशा पहले कौन फेल करना चाहिए? पहले फेल करना चाहिए स्टील। और यदि स्टील पहले फेल करना चाहिए तो स्टील के अंदर स्ट्रेन को लेकर क्या अजम्पशन माना है लिमिट स्टेट मेथड ने? लिमिट स्टेट मेथड ने अजम्पशन माना है कि आपके स्टील में कम से कम इतना स्ट्रेन आ ही जाए। सर नहीं आया तो? आप बोल रहे हो आ जाए, नहीं आया तो? अरे नहीं आया कहने का मतलब है, या आ गया उसके कहने का मतलब है कि कंक्रीट में जब तक फेलियर स्ट्रेन आए, कितना 0.0035 का कंक्रीट में जब तक आए, उससे पहले स्टील में इतना आ जाए, उससे पहले स्टील में इतना आ जाए। कंक्रीट में नहीं आया, इसमें भी ना आए, जैसे ही कंक्रीट में आने वाला उसके पहले इसमें स्ट्रेन आ जाए, तो क्या होगा? कंक्रीट के पहले ये अपना डिफॉर्मेशन शो कर देगा और इसका डिफॉर्मेशन डक्टाइल हो जाएगा, तो पूरा फेलियर डक्टाइल हो जाएगा, जिससे सेफ्टी बढ़ जाएगी। सर यदि ऐसा हुआ, आप बोल तो रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली यदि ऐसा हो गया सर, कंक्रीट का स्ट्रेन जो है 0.0035 वो आ गया और इसका ये स्ट्रेन नहीं आया, तो क्या होगा? अरे इसका ये स्ट्रेन नहीं आया, कंक्रीट का आ गया, तो कंक्रीट फेल कर चुका है, जिसका फेलियर का नेचर कैसा होता है? ब्रिटल। स्टील अभी फेल अच्छे से नहीं किया है, तो स्टील का फेलियर जो डक्टाइल है वो अच्छे से दिखा नहीं है, तब तक कंक्रीट टूट गया। आ रही बात समझ में? अरे आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? बताएंगे। क्लियर है भाई? अभी ठीक है? चलिए अब यार अपन ने ये बनाए थे ना सबसे पहला वाला स्लाइड में, क्या बनाए थे? क्या बनाया था सबसे पहला वाला स्लाइड में? देखो क्या लिखा है, अज्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, है ना? तो स्टील को लेकर भी कुछ अज्यूम किया गया है, स्टील को लेकर भी कुछ अज्यूम किया गया है। वो क्या है वो इधर पर ड्रॉ कर रहा हूं। assumed stress strain relationship of reinforcement। क्या अज्यूम किया गया भाई? सॉरी, ये तो मैंने एक्चुअल बना दिया, मैं इसको अज्यूम्ड बना देता हूं वापस।
यहाँ पर कितना है 0.002 प्लस, अब Fy को 1.15 से डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0.87 Fy अपॉन ES। यहाँ पर जो स्ट्रेस है यहाँ पर दैट इज 0.87 Fy, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर जहाँ तक एकदम लीनियर बिहेवियर है वहाँ पर स्ट्रेस है 0.8 Fy। ये जो है ये दोनों किस नेचर के हैं, पैराबोलिक, और देन उसके बाद लीनियर हो गया रिलेशनशिप। क्लियर है? सो दिस इज द अज्यूम्ड। सर किन किन की कर्व है? ऊपर वाली जो है दैट इज Fe 500, ये है Fe 415 और ये माइल्ड स्टील 50। इन तीनों की इंडिविजुअल कर्व है। क्लियर है बात सभी को? दिस इज द अज्यूम्ड कर्व। अगेन आई एम सेइंग, ये कौन सी कर्व है भाई? कौन सी कर्व है ये? सर ये है अज्यूम्ड कर्व। ये भूलना नहीं है अपने को, किसी भी हालात में नहीं भूलना है। किसी भी हालात में अपने को ये नहीं भूलना है। ठीक है? एक्चुअल कर्व बनाया नहीं ना मैंने, एक्चुअल कर्व बनाया नहीं मैंने। यहां पर एक्चुअल कर्व तो मैंने उस दिन बता दिया था। एक्चुअल कर्व बनाना है तो इसी के बाद बता देता हूं मैं, है ना? आप चाहे तो बना लीजिएगा इसी के बाद। एक्चुअल कर्व किस तरह की है? दिस इज द एक्चुअल कर्व। ओके, ये किसका है? माइल्ड स्टील 250, Fe 415, Fe 500, और यहाँ पर आपने लिया क्या? यहाँ पर लिया आपने प्रूफ स्ट्रेन। तो सभी पॉइंट की एक अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिलेगी आपको, मतलब सभी कर्व की। और इन तीनों को कैसे लिख सकते हैं? तीनों को एक ही तरह से लिख सकते हैं। तीनों को अपन एक ही तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तीनों को 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES। Fy जो भी हो 250 हो, 415 हो, 500 रखना आ जाएगा। यहाँ तक ये स्ट्रेन कितना था? 0.002। दिस इज स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस। इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस मिल रहा है, आप चाहे तो इसे ऐसा लिख दीजिए, Fy। तो इस पॉइंट पर जो मिलेगा दैट इज Fy, इस पॉइंट पर जो मिलेगा दैट इज Fy, इस पॉइंट पर जो मिलेगा दैट इज Fy। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन relationship of reinforcement।
क्लियर है? दिस इज द एक्चुअल, ये एक्चुअल है और ये अज्यूम्ड है, ठीक है? तो आप दोनों को अगल बगल में बना लेना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? 0.875 क्या है, सॉरी 0.87 के नीचे 0.8 लिखा है, 0.8 तक क्या है? 0.8 वो पॉइंट है जहां तक बिहेवियर क्या है, जहां तक बिहेवियर है लीनियर बिहेवियर, जहां तक बिहेवियर कैसा है, लीनियर बिहेवियर है। क्लियर है बात? क्लियर है बाबू बात? अभी समझ में आया क्या? प्रणव, प्रणव अभी समझ आया 0.8 F5 क्या है? हाँ, जैसे कंक्रीट में था ना, कंक्रीट में तो सर फिक्स नहीं था, आपने बताया था फिक्स नहीं था, वो 0.1 से लेकर 0.4 टाइम्स ऑफ पीक स्ट्रेस था, याद है ना? यहां पर फिक्स है 0.8 टाइम ऑफ F5, ठीक है? चलिए, तो ये याद रखेंगे। तो हमारे अजम्पशंस का पार्ट जो है, हमारे अजम्पशंस का पार्ट हुआ खत्म, ठीक है? हमारे अजम्पशंस का पार्ट हुआ अभी खत्म। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब आगे किधर? आगे हम पढ़ेंगे कि हमने तो सर बात किया था कि हमको बीम को डिजाइन करना है, तो पहले तो सर आपने कहा था कि डिजाइन एनालिसिस का डिफरेंस कल बताया था, फिर हमने कहा कि ठीक है डिजाइन एनालिसिस करना है, अब मन बना लिया कि डिजाइन ही करना है। तो डिजाइन करने के पहले आपने कहा सर कि अजम्पशन की जरूरत पड़ेगी, कौन सी अप्रोच से करोगे, क्योंकि अप्रोच भी तो जरूरी है। तो हमने अप्रोच चूज किया एलएसएम, फिर एलएसएम ने कहा कि मेरी पूरी शर्तें मानो, हमने कहा ठीक है तुम्हारे पूरे अजम्पशन बताओ क्या क्या है, वो पूरे मान लिए जाएंगे। उसने 6 अजम्पशन बताया। पहला अजम्पशन प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। सेकंड अजम्पशन आउटर मोस्ट फाइबर पर कंक्रीट के कंप्रेशन जोन में स्ट्रेन जो होगा दैट इज 0.0035। तीसरा उन्होंने कहा कि कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंक्रीट का कोई भी कर्व हो सकता है जो आपको स्ट्रेंथ अच्छी दे दे, वाली कर्व चूज कर लेना। हमने कहा ठीक है, हमने वहां से एक आइडियल कर्व या अज्यूम्ड कर्व भी देख लिया। चौथा अजम्पशन था पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट और स्टील कितना था, वो भी पढ़ लिया। पांचवा अजम्पशन था हमारे पास पर कि स्टील की स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट कर देना है टेंशन में, उसको भी कर दिया। छठवां अजम्पशन था आपके पास पर कि स्ट्रेन जो होगा स्टील में कम से कम कितना आना चाहिए, 0.002 प्लस 0.87 F5 अपन ES इतना आना चाहिए, वो भी देख लिया। तो ये छह अजम्पशन अपन ने देख लिया। अब हमने कहा सर चलिए अब डिजाइन करें सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या डिजाइन करना है? अरे सर बीम। अच्छा बीम करोगे क्या? तो बताओ बीम कैसी होती है, किस किस तरह की बीम होती है? अरे सर अब ऐसा क्या कर रहे हो, बीम डिजाइन नहीं करवा रहे हो? अभी तो आपने बोला था बीम डिजाइन करवाएंगे, करवा रहे ना, लेकिन पता तो रहे बीम किस किस तरह की रहती है, क्या उसकी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन रहती है, ये तो पता रखे, उसके बाद अपन बीम का डिजाइन करेंगे। अरे भैया जिसे डिजाइन करने वाले हैं उसके बारे में पता तो रहे क्या होता है। क्रिकेट खेलने चले गए, पता ही नहीं चल रहा है कि एक ओवर में कितनी बॉलें होती हैं। बैट बॉल सब कुछ अरेंजमेंट तो कर लिया, लेकिन यही नहीं पता, बस बॉलिंग फेंके जा रहे हो, सामने वाला छक्के छक्के मारे जा रहा है। अब ये भी नहीं पता कि बॉल जितने दूर जाती है, तो अपन ने कहा जितना दूर उतने रन, जितना दूर घर पर मार दिया किसी के तो आउट हो गया यार, लोकल रूल। वैसा नहीं, तो अपन अभी डिसाइड करेंगे कि बीम क्या होती है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या डिजाइन करना है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज बीम। अब बीम जो है, बीम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझने से पहले हम बीम के टाइप देखेंगे कि किस किस तरह के देखने को मिलते हैं। बीम यदि मैं बात करूं, हम डिजाइन करने वाले हैं, है ना, हम डिजाइन करने वाले हैं। तो डिजाइन करने वाले हैं बीम, तो बीम के साथ हमें एक चीज पता है क्या, कि हम जो बीम पढ़ने वाले हैं वो बीम है आपके पास पर ये वाली बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में जब भी आप क्या करेंगे, लोडिंग लगाएंगे, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम में आप लोडिंग लगाएंगे तो इसमें देखने को मिलेगा आपको बॉटम में टेंशन और टॉप में कंप्रेशन। ठीक है? हाँ सर इतना तो पता ही है हमें, हाँ इतना पता है ना, वही चीज मैं मानकर आगे बढ़ रहा हूं। तो बीम में हमें देखने को मिल रहा है सर, टॉप में कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है ड्यू टू बेंडिंग, और बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है ड्यू टू
बेंडिंग। ठीक है, अब यदि बीम ने, हम बेसिकली जो मानकर चलते हैं वो ये मानकर चलते हैं बीम इज वीक इन टेंशन। बीम किस में वीक है? यदि बीम क्या है? वीक इन टेंशन। मानकर चलते हैं कि नहीं मानकर चलते हैं? बफरिंग हो रही है क्या? अरे सभी के साथ हो रही है क्या बफरिंग? बताएं। नहीं, क्लियर है? तो वीक इन टेंशन, ये तो पता ही है हमें बीम के बारे में। यदि बीम वीक इन टेंशन रहेगी तो स्ट्रेंथ किस में बढ़ाई जाएगी? टेंशन में। सो इस केस में क्या होगा? स्ट्रेंथ इज इंप्रूव्ड बाय प्लेसिंग reinforcement of sufficient grade and amount। यदि बीम क्या रहेगी? वीक इन टेंशन रहेगी तो स्ट्रेंथ इज इंप्रूव्ड बाय प्लेसिंग रेनफोर्समेंट ऑफ सफिशिएंट ग्रेड एंड अमाउंट। ठीक है, यदि बीम वीक इन टेंशन रहेगी। सर रहेगी ही, ऐसे सोच क्या रहे हो सर? बीम तो वीक रहेगी टेंशन में, ये तो पता ही है क्योंकि कंक्रीट की है ना, और कंक्रीट वीक रहता है टेंशन में, ये तो पता ही है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट सिचुएशन है, बाय डिफॉल्ट सिचुएशन है। ठीक है, तो यहां पर कंप्रेशन में वीक लिखा है क्या मैंने? नहीं सर, कंप्रेशन में तो कंक्रीट रहता ना, वो तो वीक नहीं रहेगा। तो आप स्ट्रेंथ कंप्रेशन में बढ़ा रहे हो या टेंशन में बढ़ा रहे हो? बताएंगे यहां पर स्ट्रेंथ कहां पर बढ़ा रहे हो? कंप्रेशन में बढ़ा रहे हो या टेंशन में बढ़ा रहे हो? सर टेंशन में बढ़ा रहे हो। टेंशन में बढ़ा रहे हो मतलब बीम में दो जोन हुए। कितने जोन? दो जोन, एक है कंप्रेशन और एक है टेंशन। तो स्ट्रेंथ को कितनी बार बढ़ाया गया? स्ट्रेंथ को कितनी बार या कितनी जगह बढ़ाया गया? सिंगल या डबल? स्ट्रेंथ को कितनी बार बढ़ाया गया? सिंगल टाइम या डबल टाइम? स्ट्रेंथ को कितनी बार बढ़ाया गया? सिंगल टाइम या डबल टाइम? सिंगल। हाँ सर, सिंगल। सिर्फ टेंशन ने तो बढ़ाया, सिंगल टाइम। यदि सिंगल टाइम स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, सर स्ट्रेंथ को बढ़ाना का तो आपने वर्ड बताया था रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है टू इंप्रूव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को बढ़ाना मतलब रेनफोर्स करना। तो सर यहां पर इस बीम के अंदर पर स्ट्रेंथ को सिर्फ सिंगल बार ही बढ़ाया जा रहा है, तो इस बीम का नाम ना सर आप रख दो। क्या रखू भाई? सर इस बीम का नाम आप रख दो सर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। क्या नाम रख दिया इसका? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। देखो मैंने अपने मन से इसे सिंगली रेनफोर्स नहीं बोला है, आप लोगों ने, मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन किया, आप लोगों ने जिसका आंसर किया, उसी बेसिस पर मैंने इसे सिंगली रेनफोर्स बीम बोला, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ किस जगह बढ़ाई गई है? एक ही जगह बढ़ाई गई है। और प्राइमरी सबसे पहले कहां पर बढ़ाई जाएगी? टेंशन या कंप्रेशन में? सर टेंशन में बढ़ाई जाएगी। क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है बात? सो दिस इज सिंगली रेनफोर्स बीम। सो दिस इज सिंगली रेनफोर्स बीम। क्लियर है? सर बीम क्या होता है? सर बीम का डेफिनेशन लिखवाओ। यदि ऐसा कोई सोच रहा है तो गलत क्लास में बैठा है वो। सोम की क्लास में यदि हुई होगी या नहीं हुई होगी तो लिखवाया जाएगा, और होगी तो वहां पर, जब नहीं लिखी है तो वहां पर लिखवाएगा, और यदि लिख ली हो तो वहां पर जाकर पढ़ लेना। बीम क्या होता है, कैसा मेंबर है, कैसे बिहेव करता है, कौन कौन सी स्ट्रेस, कुछ नहीं, वो सब नहीं पढ़ने वाले। अपन आरसीसी के अंदर बात कर रहे हैं, ये उधर नहीं पढ़ा था, ये इधर पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, अब ऐसा हुआ कि सर आपने ना इतना लोड लगा दिया कि सर बीम वीक तो थी ही किसमें? वीक तो थी ही किसमें थी वीक भाई? वीक तो थी ही टेंशन में। और किसमें हो गई वीक? और किसमें हो गई वीक? कंप्रेशन। सर कंप्रेशन में भी वीक हो गई?
अरे ऐसे कैसे हो गया, कंप्रेशन में वीक कैसे हो जाएगी, कंक्रीट तो कंप्रेसिव मटेरियल है ना। अरे सर कंप्रेसिव मटेरियल पर लिमिट तो होगी ना उसकी कुछ। अरे सर आप बोल रहे हो M20 का कंक्रीट यूज करना है और लोड लगा दे रहे हो हाथी का, तो टूटेगी बीम। अच्छा मतलब स्ट्रेंथ कम हुई है, हाँ ना सर स्ट्रेंथ कम हुई है ना, तो क्या करें, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो। नहीं नहीं सर, मतलब फेलियर हुआ है, हम बस बात कर रहे हैं कि आप M30 लगाओ और डबल लोड लगाओगे तो वो M30 भी फेल हो जाएगा। तो हम तो बस बात कर रहे हैं कि क्या कंप्रेशन में कंक्रीट फेल कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। यदि आपने जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया, जरूरत से ज्यादा आपने स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, सॉरी स्ट्रेस लगा दिया, अप्लाइड स्ट्रेस कर दिया, तो कंक्रीट कंप्रेशन से भी फेल कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बात किया था कि बीम वीक इन टेंशन रहेगी, तो आपकी जो बीम वीक इन टेंशन थी तो उसको तो आपने क्या कर दिया, बीम जो वीक इन टेंशन थी उसको तो आपने क्या कर दिया, उसको तो आपने सही कर दिया। जो बीम आपकी वीक इन टेंशन थी उसको तो आपने क्या कर दिया, स्ट्रेंथ बढ़ा दिया और क्या बना दिया, उसे सिंगली रेनफोर्स बना दिया। लेकिन आपसे ना कुछ गलती हुई। क्या गलती हुई है उसके बारे में बात करता हूं। आपने ना टेंशन में स्ट्रेंथ बढ़ाना था, आपने कहा अरे सर ये बाद में फेल ना करे, 2 सरिये की रिक्वायरमेंट है, कितने 2। आपने कहा सर फ्यूचर में और ज्यादा लोड लग गया तो बॉटम से फेल कर जाएगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है सर, एक काम करता हूं मैं 4 सरिये पड़े हैं साइड पर, उनको भी लगा दूंगा टेंशन में। मैंने कहा सोच लो आप। नहीं सर लगा देता हूं। तो आपने क्या किया, टेंशन में 2 बार लगाने थे तो 2 बार की जगह 4 और बार लगा दिए, तो टोटल 6 बार हो गए। तो टेंशन जोन में जितनी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी आपने उससे कई ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा दी। मतलब अब टेंशन जोन फेल करेगा क्या, सर टेंशन जोन को तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लोड लगाओगे तब जाकर फेल करेगा। लेकिन कौन फेल कर जाएगा तब तक कर जाएगा कंप्रेशन। क्योंकि जब भी आप लोड लगाओगे तो लोड लगाने पर मटेरियल क्या करेगा, रेजिस्टिंग स्ट्रेस ऑफर करेगा। बॉटम से स्टील करेगा, टॉप से कंक्रीट करेगा। लेकिन स्टील में तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा भर दिया आपने। कहां से, आपने 2 सरिये की रिक्वायरमेंट थी, 6 सरिये लगा दिए। लेकिन टॉप में तो कुछ नहीं किया, टॉप में तो आपने कुछ नहीं किया। और यदि टॉप में कुछ नहीं किया और यदि क्या करता है, कंक्रीट फेल हो जाता है। यदि बीम क्या देखने को मिलती है, वीक देखने को मिलती है। कहां से, वीक इन कहां से देखने को मिलती है, कंप्रेशन। वीक इन टेंशन तो था ही था, वीक इन कंप्रेशन भी है। तो आपको स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कहां, एक बार तो बढ़ा चुके हो, कहां, टेंशन में। अब दूसरी बार फिर बढ़ाना पड़ेगा, कहां, कंप्रेशन में। तो कैसे बढ़ाओगे आप, स्ट्रेंथ इज improved by reinforcement of sufficient grade and amount by considering concrete resistance। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है जो यहां नहीं लिखा था। यहां लिखा था कि कंक्रीट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको ध्यान में रख के स्टील लगाओ। नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा 5वां असम्पशन बोल रहा है कि स्टील ही टेंशन में रेजिस्टेंस देगा, कंक्रीट कुछ नहीं देता टेंशन में, इसलिए हमने कंक्रीट को कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन कंक्रीट कंप्रेशन में देता है, तो हमने कहा कि कंप्रेशन में स्टील कितना लगाए, तो भैया जितना कंक्रीट रोक रहा है वो तो कंक्रीट को रोकने दो, और बाकी बची वाली स्ट्रेसेस हैं उनको किससे रोको, स्टील से रोको। मतलब कंक्रीट को कंप्रेशन में एक्सेप्ट किया है या नेग्लेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है या नेग्लेक्ट किया, बताएंगे।
एक्सेप्ट किया ना? एक्सेप्ट किया सर? बिल्कुल सही बात सुदीप सर, एक्सेप्ट किया है और एक्स्ट्रा के लिए स्टील लगा दिया। मान लीजिए 20 मेगापास्कल की स्ट्रेस कंप्रेशन में है, कंक्रीट 4 रोक लेता है, तो सर ये कितनी रोकेंगे? 16। ठीक है, 20 मेगापास्कल की टेंशन में है तो कंक्रीट कितनी रोकेगा? 0। स्टील कितनी रोकेगा? 20। तो टेंशन और कंप्रेशन का फर्क समझ आया सभी को? ऋषिकेश तुम्हारा पॉज हो गया है, सभी का चालू है? रिफ्रेश करो या रीस्टार्ट कर लो खुद का। ओके, जब ऐसा हो, वीक इन टेंशन एंड वीक इन कंप्रेशन की कहानी होगी, तो अपन कितनी बार रेनफोर्स करेंगे बाबू? कितनी बार करेंगे? बताओ बताओ, कितनी बार करेंगे रेनफोर्स? सर एक बार तो कर ही रहे हैं, दूसरी बार भी करेंगे। दैट मीन्स इस बीम को क्या नाम दिया जाएगा? सर इस बीम को आप नाम दे दीजिए, क्या, कौन सा नाम दे दूं भाई? सर आप इस बीम को नाम दे दीजिए डबली रेनफोर्स्ड बीम। क्या नाम दे दूं मैं इसे? डबली रेनफोर्स्ड बीम नाम दे दीजिए। क्लियर है भाई सभी को बात? डबली रेनफोर्स्ड बीम क्यों बोला जा रहा है? डबली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब क्या होता है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब क्या होता है? समझ आ रहा है सभी को? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बताइए, कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आगे डबली रेनफोर्स्ड क्या होता है, सिंगली रेनफोर्स्ड क्या होता है? नहीं होगा, है ना? तो सिंगली और डबली को आपको समझना था, वो चीज मैंने बताया। दिस इज अ कंसेप्ट जो आपको समझना है कि यहां पर आपके पास पर कंप्रेसिव स्ट्रेस थी और यहां पर थी टेंशन। यदि कंप्रेशन में वीक होता है तो डबली बनेगा ही बनेगा, और यदि सिर्फ टेंशन में वीक है तो क्या बनेगा? सिंगली बनेगा। क्लियर है? तो आपको ये समझना होगा कि मेरा जो कंक्रीट है वो किस में वीक है और किस में स्ट्रांग है। क्लियर है बात? क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोड था। अब जरूरी है क्या सर डबली ही बनाना पड़ेगा? तो मैं आगे डबली जब पढ़ाऊंगा तो डबली के बारे में और भी चीजें बताऊंगा, है ना? अभी हम बात करते हैं प्रॉपरली सिंगली और डबली का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस। सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, सिंगली एंड डबली रेनफोर्स बीम। ठीक है, चलिए इसका मैंने आपको बताया था बीम का हमेशा मैं क्या बनाऊंगा? क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, कैसा बनाऊंगा? क्रॉस सेक्शनल डायग्राम।
इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब आप कहोगे, बहुत सारे कहेंगे कि सर ऐसे 4 डायग्राम क्यों बना दिए। तो ये डायग्राम है, ऊपर वाले डायग्राम है थ्योरेटिकल और नीचे वाले हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब बीम आपको देखने को मिलती है तो कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, और थ्योरेटिकल ऐसे देखने को मिलती है। ओके, इन बार को, है ना, दिस इज अ थ्योरेटिकल डायग्राम। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ, या फिर आप इसे कहें, इसे, इसकी जगह पहले तो इसके बारे में बात करता हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि यही काम का और यहीं से मैं चीज़ें बताने वाला। दीज आर प्रैक्टिकल डायग्राम्स। यहां पर देखा जाए तो इन बार्स को बोला जाता है, ये जो व्हाइट कलर के बार दिख रहे हैं, इन बार को बोला जाता है सपोर्टिंग बार्स। और जो बॉटम में लगे हैं बार, क्योंकि प्राइमरी कहां पर टेंशन आया था, बॉटम में आया था सिंगली रिइंफोर्समेंट में, तो यही बार क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। ऊपर वाले तो सिर्फ सपोर्ट या हैंगर बार बोलते हैं हमने, वो लगाए गए ताकि रिंग उसके ऊपर हैंग की जा सके। तो मेनली जो डिजाइन बार हैं वो यही है जिनको डिजाइन किया है, और यू कैन से, और आप इसे बोल सकते हैं मेन बार। आप में से कोई से फ्लेक्सर या बेंडिंग बार भी बोल सकता है, बात सेम रहेगी। यहां पर देखा जाएगा डबली रेनफोर्स में, तो ये जो बार है बॉटम वाले, ये तो लगाए ही जाएंगे किस चीज के लिए, बेंडिंग को रोकने के लिए। तो दीज आर तो ये तो ऑलरेडी कौन से बार हैं, डिजाइन बार और यू कैन से मेन बार। लेकिन जो ऊपर वाले हैं ना, ये बार भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, ये बार भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो ये बार को क्या कहा जाएगा आपके पास पर, ये बार भी आपके पास पर है डिजाइन बार कम सपोर्टिंग बार। मतलब ये डिजाइन बार तो है, लेकिन एक साथ ही साथ किसका काम करते हैं, ये सपोर्टिंग बार का भी काम करते हैं। लेकिन ये वाले बार का थ्योरी में कोई कंसेप्ट नहीं है। थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां बार की जरूरत ही नहीं है, ये वाले बार की जरूरत ही नहीं है। तो ये है आपके पास पर थ्योरी के अकॉर्डिंग डिजाइन बार। टॉप में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीम में देखा जाए तो कंप्रेशन में तो यहां पर फेलियर हुआ ही नहीं है, टेंशन में फेलियर हुआ सिंगली रेनफोर्स बीम के अंदर। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल डायग्राम। प्रैक्टिकली सिंगली रेनफोर्स बीम में भी टॉप में बार लगाए जाते हैं, प्रैक्टिकली डबली रेनफोर्स बीम में तो टॉप में बार आएंगे ही जो लोड को रेजिस्ट करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ संदेव, क्या हुआ भाई, रुक जाओ अभी। देवकरण नाम है आपका, देवकरण सेन। अरे स्क्रीनशॉट तो देता हूं ना हीरो, स्क्रीनशॉट तो मिलते हैं, नोट तो कर ही सकते हैं उससे। चलो, तो यह है आपके पास में प्रैक्टिकल डायग्राम, दैट इज योर प्रैक्टिकल डायग्राम। तो कोई आपसे पूछे प्रैक्टिकली कि सिंगली रेनफोर्स बीम में और डबली रेनफोर्स बीम में, सिंगली रेनफोर्स बीम में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस है क्या, दिखने पॉइंट ऑफ व्यू से, दिखने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस है क्या, बताओ। कोई डिफरेंस नहीं है सर, देयर इज नो डिफरेंस इन सिंगली एंड डबली रेनफोर्स बीम ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस।
ओके चलिए, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस, थियोरिटिकली डिफरेंस है। थियोरिटिकल इंजीनियर याली बीम बात करता है, प्रैक्टिकल इंजीनियर याली बीम बात करता है। एग्जाम ये वाली बीम पर क्वेश्चंस पूछता है, एग्जाम जो है वो ये वाली बीम पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, इसके अकॉर्डिंग बात करूं, the minimum dia of supporting bar 10 mm, the minimum dia of design bar 12 mm। अब एक और ध्यान में रखने वाली बात, सर सपोर्टिंग बार कितने लगा सकते, कितने भी जितना मर्जी आए उतना लगा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लगा सकते। क्यों? पॉइंट देखें, इफ एरिया ऑफ सपोर्टिंग बार is greater than 0.2% of BD, then it should be considered as compression reinforcement। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है पॉइंट? कि ये जो सपोर्टिंग बार रहेगा, ये जो कौन सा बार है, ये जो सपोर्टिंग बार है, इस सपोर्टिंग बार का जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ सपोर्टिंग बार शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.2% ऑफ BD, 0.2% ऑफ BD। सर उससे ज्यादा हुआ तो, यदि सर मेरे को दो, इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं 2 सरिये, और यदि सर मैंने 3 सरिये लगा दिए तो क्या होगा? 10 mm के 2 सरिये आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, मैंने 3 लगा दिए तो क्या होगा? 3 लगा दिए तो क्या लिखा है यहां पर? इफ द एरिया ऑफ सपोर्टिंग बार इज ग्रेटर देन, इससे ज्यादा हो जाता है एरिया, देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। IS 456 कह रहा है कि भाई देखो सरिया तो लगा ही रहे हो वहां पर, प्रैक्टिकली ये सरिया कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो देगा, लेकिन हम मानते नहीं है। प्रैक्टिकली यहां पर रेनफोर्समेंट लगाओगे तो रेनफोर्समेंट कुछ तो रेजिस्टेंस देंगे, ऐसे थोड़ी ना मुझे लगाया पर मेरा नाम सपोर्टिंग में रेजिस्टेंस नहीं दूंगा, ये तो कोई बात ही नहीं। तो वो रेजिस्टेंस तो देगा, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते छोड़ो यार रहने दो, अभी तो कंक्रीट से कर रहा हूं। लेकिन यदि सरिया ज्यादा लगा दिए तो कोड कहता है जब सरिया लगा ही रहे हो और ज्यादा लगा रहे हो तब तो कंसीडर करो ना, वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो ये पॉइंट है, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्टील इन अ नेम ऑफ सपोर्टिंग बार। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ओके, सेम यदि मैं बात करता हूं इन बार के बारे में, क्या नाम है इनका? सर डिजाइन बार।
इधर वाले डिजाइन बार, तो सर डिजाइन बार का एरिया ऑफ स्टील कितना होगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं? डिजाइन बार कहां के? टेंशन के। सो एरिया ऑफ AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन मिनिमम कितना होगा? कम से कम कितना होगा भाया? इट शुड बी ग्रेटर देन, सर कम तो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0.85 FI upon BD। एक मिनट, लेट मी चेक द यूनिट। 0.85 BD इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, इसका एक रिलेशन जो मैं IS कोड के क्लॉज के साथ ही बता देता हूँ, इसको नीचे लिखता हूँ। ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना। क्योंकि अब वो टेंशन में आप लोग को ध्यान नहीं रहेगा, तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ पॉइंट कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जो रहेगा दैट शुड बी हाउ मच। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर कि आप लोग को ये पता रहे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो एक तो ये पूछा जा रहा है डाया वाला क्वेश्चन, एक पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सपोर्टिंग बार वाला क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जा रहा है ना। सपोर्टिंग बार क्या होते हैं, डिज़ाइन बार क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है ना। जगह मैं इधर ही लिखता हूँ, जगह है नहीं, क्योंकि क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन कम से कम कितना लगाया जाएगा। पर्पस क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। इसको अपन लिख रहे हैं AST मिनिमम इज इक्वल टू 0.85 BD अपॉन FI। ये याद रखना है, किसी भी हालात में से भूलना नहीं है। ये इतनी बार पूछा गया है ना, जितनी बार ये पेपर आया है, मतलब आपको किसी ना किसी एक सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील बीम में कितना होता है। सर बीम में लिखा थोड़ी ना सर टेंशन कंप्रेशन, अरे बीम वीक किस में रहती है? हाँ सर टेंशन में। तो सबसे पहले यदि कुछ पूछा जाए तो आप बोलेंगे स्टील की जरूरत सिर्फ टेंशन में रहती है, और कम से कम इतना टेंशन में स्टील तो लगाना ही लगाना। क्लियर है सर? यहां पर बी और डी क्या है सर? बी और डी क्या है भाई, बताएंगे? बी और डी पता है या लिखना मेंशन करना पड़ेगा? बी और डी बताओ, पता है कि नहीं पता है, या मेंशन करूं मैं? दिस इज बी एंड दिस इज डी। सर हमने कहीं स्मॉल डी कर भी कुछ पढ़ रखा है, वो भी बताऊंगा, वो जरूरत नहीं है यहां पर ध्यान रखने की, उसकी जरूरत नहीं है यहां पर ध्यान रखने की। ठीक है, समझ आया सभी को? सो ये था आपके पास पर सिंगली एंड डबली बीम। अब हमें डिजाइन जो करना है, तो डिजाइन अब आप सोचे कि हमें डिजाइन कैसे करना है। तो सर हमें सबसे पहले हमें कौन सी बीम को डिजाइन करना चाहिए, बताएंगे? सबसे पहले हमें सिंगली को करना चाहिए डिजाइन या डबली को करना चाहिए, बताएंगे? सिंगली को। क्यों भाई, क्यों सरफराज? सबसे पहले सिंगली को करेंगे, क्यों करेंगे बताओ? सबसे पहले सिंगली को करवा रहे हो डिजाइन, क्यों करवा रहे हो भाई सबसे पहले सिंगली को डिजाइन, बताओ? हाँ
सबसे पहले सिंगली को डिजाइन करवा रहे हो, क्यों भाई, ऐसा क्या है सिंगली में? इकोनॉमिकल नहीं। अरे सर बीम सबसे पहले फेल कहां हो रही है? टेंशन में। तो पहले टेंशन को तो सही करो, पहले टेंशन को सही करो, फिर पता करना कहीं कंप्रेशन में भी फेल हुई तो फिर कंप्रेशन करना। तो बीम का प्राइमरी फेलियर कहां से होता है? टेंशन या कंप्रेशन? कहां से होता है सर? टेंशन से होता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो मेरे ख्याल में आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना तो लो, कुछ मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, लीजिए एक एक कर कर। नेक्स्ट, 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 चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, थोड़ा देखेंगे। आंसर जो आपको लिखना है, आपका आंसर जो लिखना है वो इस तरह से लिखना है, जैसे क्वेश्चन 1 है तो 1 का यदि मान लीजिए आंसर ऑप्शन ए है तो 1 का ए, इस तरह से लिखना है। ठीक है? कमेंट बॉक्स में।
हाँ जी, क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के आंसर बताने एक एक कर कर। पहले का बताएं, बता दिए? ASB कहां लिखा प्रणव? ASB नहीं लिखा था पिछली स्लाइड में। आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मैं एक बार ASB देख लेता हूं कहां लिखा है। ASB कहां? अच्छा, ये एरिया ऑफ सपोर्टिंग बार। सपोर्ट बार का जो एरिया है, सपोर्ट बार का जो एरिया ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए सपोर्ट बार का एरिया निकला आपका 200 एम का, 200 एम स्क्वायर आपको प्रोवाइड करना है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं वहां 500 प्रोवाइड करूंगा। तो कहने का मतलब है 500 की जरूरत ही नहीं, क्यों लगा रहे हो? आपने कहा नहीं मैं लगाऊंगा, तो आईएस कोड कहता है जी लगाओगे तो उसको ये भी कहो कि सपोर्ट भी करे और रेजिस्टेंस भी दे। ये 200 उससे कम लगाते हो तो सपोर्ट बस करेगा, रेजिस्टेंस नहीं देगा, ऐसा माना जाता है। और यदि 200 से ज्यादा लगाओगे तो ये माना जाएगा कि वो रेजिस्टेंस भी देगा और सपोर्ट भी करेगा। तो आप क्या करना चाहते हो आपके ऊपर है। चलो भाई आंसर बताएंगे इसका। फर्स्ट का बताते हैं सबसे पहले। फर्स्ट का देखते हैं क्या लिखा भैया। फर्स्ट क्या लिखा? फर्स्ट लिखा मिनिमम फेलियर स्ट्रेन इन कंक्रीट। चलो मैक्सिमम को पता करते हैं क्या है। सर ये तो मैक्सिमम है, ये क्या है? दिस इज मैक्सिमम, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। 0.002 सर ये तो प्रूफ स्ट्रेन हुआ सर। 0.002 ये तो क्या हुआ? ये तो प्रूफ स्ट्रेन हुआ सर, ये भी नहीं है। ये कौन सा स्ट्रेन है जो स्ट्रक्चर में आता ही आता है? सर ये तो श्रिंकेज की वजह से आएगा ही आएगा, आप रोक भी नहीं सकते इसको, आएगा ही आएगा। इसकी वजह से भी फेलियर हो सकता है, श्रिंकेज को रोकना पड़ेगा आपको। तो दिस इज दी मिनिमम स्ट्रेन। श्रिंकेज स्ट्रेन जो होती है मिनिमम फेलियर स्ट्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिनिमम फेलियर स्ट्रेन। इसकी वजह से भी फेलियर हो सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखकर सरिये लगाए जाते हैं। इसको भी ध्यान में रखकर सरिये लगाए जाते हैं। क्लियर है बात? फर्स्ट का सबको फर्स्ट का क्लियर है? आगे बढ़े। अंकित कुमार, वैभव, सरफराज, आगे बढ़े। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के कंपैरेटिवली टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी? एक स्टूडेंट ने मुझसे अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, वो ऐसे ही लगभग था, लेकिन वो स्प्लिट टेंसाइल का था, और उस पर मैं एक चीज भूल गया था। मैंने उन्हें डाउट का आंसर भी दिया, लेकिन मैं उसके अंदर एक टर्म पढ़ना भूल गया था, और वो टर्म था टू इट्स कंप्रेसिव या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इसलिए मेरा आंसर अलग आ रहा था, एक्चुअल आंसर अलग था। फिर उन्होंने कहा कि सर आंसर तो ये है। फिर मैंने क्वेश्चन वापस से पढ़ा, तब मुझे समझ आया कि अच्छा इसमें तो ये भी लिखा था। तो वही चीज मैंने आपको भी दिया। यदि मेरे को डाउट आ सकता है, या मैं कहीं डाउट तो नहीं था पर मैंने ध्यान से देखा नहीं, हो सकता आप भी ध्यान से ना देखो। तो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 कॉन्क्रीट। अब M25 कॉन्क्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी सर? 0.7 रूट एफसी के कितना होगा? 25 का रूट लोगे तो होगा 5 इंटू 0.75, तो हो जाएगा सर वो कितना हो जाएगा हीरो? सर वो हो जाएगा 3.5 हो जाएगा सर। अच्छा 3.5 हो जाएगा, हाँ। लेकिन किसके रिस्पेक्टिव पूछा है? द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्टिव। दिस इज द रेशियो, विच दे आर आस्किंग यू। क्लियर है? सो यहां पर 0.35 आंसर ना होकर 0.14 जो भी आ रहा है जिसका, दैट कुड बी द आंसर। क्लियर है? यदि सिर्फ इतना लिखा रहता टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट व्हेन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 25, यदि क्वेश्चन ऐसा बोल देता, क्वेश्चन में फिर मैं वर्ड को आगे पीछे कर रहा हूं, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट व्हेन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 25 मेगापास्कल, या द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M25 कॉन्क्रीट, इस तरह से बोलता। इसने क्या बोला है? इसने बोला है, एक टर्म इस्तेमाल किया है यहां पर, ये टर्म है टू इट्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी
टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक के कंपैरेटिवली कितनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक के कंपैरेटिवली कितनी होगी। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। मनीष बाबू कह रहे हैं कि सर वो तो 0 होगी। अरे बाबू कहीं डिजाइन लिखा है क्या, डिजाइन लिखा है। मिस्टर एवाई आयुष, आपको समझ आया, कहां लिखा है हीरो, यहां डिजाइन कहां लिखा है, डिजाइन लिखा है क्या नहीं लिखा है। डिजाइन लिखेंगे तो आंसर 0 रहेगा, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में समथिंग, दैट विल बी आंसर विल बी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर लिख दिया। द मिनिमम क्लियर कवर है, दिस इज क्लियर कवर है ना, दिस इज क्लियर कवर, क्लियर कवर ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट, स्लैब, कॉलम, बीम एंड फुटिंग। मिनिमम क्लियर कवर ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट, स्लैब, कॉलम, बीम एंड फुटिंग। सबसे पहले स्लैब देखते हैं। स्लैब के चारों ही सही हैं, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है भाई, स्लैब से कंपेयर नहीं कर सकते। सर फुटिंग से करो, सबसे लास्ट में फुटिंग है, फुटिंग 75 मिनिमम नहीं होता, 75 से कम भी होता, 50, तो इसलिए ये वाली भी खत्म। सर 15 mm होता है कवर, 15 mm को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू 20, तो इसको भी हटा दीजिए, हटा दिया भाई मैंने। अब बचे 2 ऑप्शन, पहला क्या बोल रहा है, स्लैब, स्लैब का 15 mm दोनों में है। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉलम, कॉलम का कितना 25 होता है, 40 होता है, कॉलम का 25 होता है, 40 होता है। सर कॉलम का तो 25 भी होता है, कॉलम का तो 25 भी होता है, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सही हो सकते हैं। कॉलम का तो 25 भी होता है सर, हो सकते हैं। अब बात करते हैं बीम का या फुटिंग, फुटिंग का भी ये हो सकता है, स्लैब का भी ये हो सकता है, कॉलम का भी ये हो सकता है। कॉलम 25 में हो सकता है ना स्पेशल कंडीशन में, लेकिन बीम किसी भी केस में, 3rd नंबर पे बीम है, बीम, बीम किसी भी केस में 25 mm से कम नहीं हो सकती, ये मिनिमम है आपका। 40 तो दे सकते लेकिन मिनिमम ये है, तो इसलिए आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अरे बाबू क्लियर है नहीं है, क्लियर है, जल्दी बताएंगे। क्लियर है, चलिए 4th वाले क्वेश्चन में आते हैं। सीधा सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ये भी टू द पॉइंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर विच इज एक्सपोज्ड। अब लिखा है एक्सपोज्ड, एक्सपोज किसको, कोस्टल एनवायरमेंट को एंड सीवियर रेन को। तो पहले पता रहना चाहिए कोस्टल एनवायरमेंट किसके अंदर पर आता है एक्सपोजर में, और सीवियर रेन दोनों किस में आते हैं, दोनों एक ही में आते हैं। पता है कि नहीं पता है, दोनों एक में ही आते हैं। अरे भाई बताओ पता है कि नहीं पता है, दोनों एक में ही आते हैं। हाँ सर पता है, दोनों एक में ही आते हैं, तो दोनों का सीमेंट कंटेंट कैसा होगा भाई, सर सेम होगा। तो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन लिखी हुई है उसको हटा दो, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन लिखी है उसको हटा दो, तो इसको हटा दिया। और अब याद करो, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से 1 हटा, टेंशन कम हुई। 3 में से अब निकालो, 3 में से निकालो। याद है क्या था, याद है सीवियर के लिए क्या लिखा था, बताओ बताओ जल्दी बताओ, सभी लोग बताओ। सीवियर के लिए क्या लिखा था, सीमेंट कंटेंट सभी को याद है, 300, 300, 320, 340 और 360। याद है 300, 300, 320, 340, 360, यही लिखा है। अरे लिखा है कि नहीं, डी आंसर देने वाले, क्या लिखा है। सबसे पहले माइल्ड के लिए 300, मॉडरेट के लिए 300, फिर सीवियर के लिए 320, फिर वेरी सीवियर के लिए 340, फिर एक्सट्रीम के लिए 360। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 320, 320। क्लियर है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, किससे कंफ्यूज हो जाते हैं पता है, उसीलिए मैंने ऑप्शन दिया था। कंफ्यूज इससे हो जाते हैं सर, एक्सपोज कंडीशन कोस्टल और सीवियर रेन, ये सीवियर रेन और कोस्टल दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग ना, तो दोनों का सीमेंट कंटेंट अलग अलग, और अलग अलग वाला, हाँ एक ही तो ऑप्शन है अलग अलग वाला। अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन था, किसी को नहीं भी बनता वो भी कर लेता, वो इसको टिक कर आएगा। सिर्फ किस चीज पर, एक गलत सोच से गलत आंसर तक की जर्नी है ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन देने का यही मतलब है, जिसको पता वो सबसे पहले इसको हटाएगा, जिसको नहीं पता वो सबसे पहले इसको चूज करेगा।
क्लियर है? सरफराज, अंकित, मनीष, शुभम, शादाब, क्लियर है भाई? अंकित, सुमित, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये अपने मन से दिए हैं क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आए हैं नहीं आए, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो आपके कंसेप्ट चेक करते हैं कि जो आपने पढ़े हैं। देखिए, टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन तो मैं करवा ही दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस में कैसे समझना है, कैसे ऑप्शंस को हटाना है, इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान रखे तो आपको आसान होगा क्वेश्चन। ठीक है, मुझको लगता है कि शायद आप लोगों को पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा कि हाँ, क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन है, सर ने सीधे एक शीट दिया, शीट के पूरे क्वेश्चन बन गए, है ना। वो वाला काम नहीं है, वो वाले क्वेश्चन आपके पास है, ऑलरेडी है, तो उनको करें। वो जो आपको बुक मिली है ना, 7800 या 8000 क्वेश्चन की बुक होगी, और अपडेट हो गई है वो तो अभी, है ना, मुझे सुनने में आया अभी और अपडेट हो गई, तो उस क्वेश्चन को करो आप लोग। ठीक है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल का नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए पढ़ाई करिए अच्छे से। हाँ सरफराज, 9600 क्वेश्चंस हो गए, चलो बढ़िया है, मुबारक हो।